नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम जो पीजीटी का पेपर हुआ था 2011 में उसे सोल्व करेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो 2013 और 16 ये दोनों मैं एग्जाम पेपर डाल चुकी हूँ, पीजीटी के और टीजीटी के सब डाल चुकी हूँ। आप उन देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और ये भी पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो इसमें तुम सभी क्वेश्चन पेपरों को देखना, कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, हमेशा थोड़ा अंतर रहता है। तो जैसे भक्ति काल से कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, रीति काल से, आधुनिक काल से, कि आदिकाल से, ये सारी चीज़ें तुम इसमें मतलब पेपर देखने का मतलब ये होता है कि हमें ये देखना कि कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम में, वो पूछी जाती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। कहीं भी कोई परेशानी है पढ़ते हुए तो कहीं भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई अवश्य करूँगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में हमें समास बताना है कौन सा। तो यथाशक्ति में हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद प्रधान। ठीक है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इस जिस तरह से मैं बोल रही हूँ उसी तरह से ये पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी आ चुकी हैं। ठीक है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है। नील गाय में कौन सा समास है। तो नील गाय में हमें समास बताना है, इसमें कौन सा है। तो ये क्या है, कर्मधारय समास है नील गाय में। तो विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान, किसकी पहचान है, कर्मधारय समास की। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लिंग किस भाषा का शब्द है। तो लिंग किस भाषा का शब्द है, वो है संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। और लिंग कितने होते हैं हिंदी में, हिंदी में 2 लिंग होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं, 3 लिंग होते हैं। देखो ये दे रखा है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हैं। ठीक है, तो कुछ ध्यान से भी देखना, कुछ चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, ठकुराइन। आगे देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया। चिड़िया जो शब्द है इसका प्रयोग बहुवचन में क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया। ठीक है, और हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 वचन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कितने वचन होते हैं हिंदी में, कितने संस्कृत में। ठीक है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, तो इसमें कौन सा वाक्य कारक है वो हमें बताना है। तो वो क्या है, संबंधवाचक। कारक कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। और कामता प्रसाद गुरु ने कारक कितने माने हैं, 6 माने हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें हमें अश्व का पर्यायवाची बताना है। तो वो क्या है, घोटक। ये अश्व मतलब घोड़े का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, लास्ट में जो नहीं सही है उस पर हमेशा टिक लगाना। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इसीलिए एक क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक है, नहीं है तो इसमें चारों विकल्प सही हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है तो कमेंट करके मुझे बताना। मुझे तो इसके कहीं नहीं मिले, क्योंकि ये मुझे चारों ही सही लगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। तो उत्थान का विलोम बताना है, तो उत्थान का क्या होगा, पतन। उल्लास का विलोम शब्द क्या है, उल्लास का विलोम शब्द क्या है, निराश। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है, जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, मितभाषी। ज़्यादा बोलने वाला वाचाल। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आजना बाहु। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, यह है अपना काम स्वयं करो।
एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ है, तो एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही क्या होगा? ये होगा बहुत थोड़ा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक हैं, तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक किनका है? कालिदास का। कालिदास और रामचंद्र शुक्ल जी के बिना तो एग्जाम पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों को तो विशेष कर आना ही है एग्जाम में। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो वो है मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका अग्निमित्रम किनका है? कालिदास का है। स्वप्न बासव दत्तम नाटक के लेखक हैं, तो स्वप्न बासव दत्तम किसका नाटक है? यह है भास का। भारवी की माता का क्या नाम था? भारवी की माता का नाम क्या था? सुशीला था। और पिता का नाम क्या था? श्रीधर था। और भारवी क्या थी? इनकी उपाधि थी। ठीक है, और नाम क्या था इनका? दामोदर। शिशुपाल बद्ध रचना के लेखक का नाम है, जो शिशुपाल बद्ध रचना है इसके लेखक कौन है? माघ। श्री हर्ष के पिता का क्या नाम था? श्री हर्ष के पिता का क्या नाम था? वो था हरि। ठीक है, और माता का नाम क्या था? मामल्य देवी। 10 कुमार चरित के लेखक का नाम, तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी रचना दंडी की है। 10 कुमार चरितम दंडी की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है, और सुबंधु ये है इनकी बासव दत्ता, और ये है स्वप्न बासव दत्तम, ये भास की रचना है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो इसमें से सही संधि विच्छेद बताना कौन सा है? विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी, तो दीर्घ संधि। यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो यदि प्लस अपि, यद्यपि यण संधि है। हरीश से ते शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। पितुरिच्छा, पितुरिच्छा, तो कौन सी संधि है इसमें? इसमें है विसर्ग संधि। ये जो संधियां हैं 2-3 बार और भी रिपीट हो चुकी हैं और एग्जामों में। ठीक है, इसीलिए तो क्वेश्चन पेपर देखने के फायदे होते हैं। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वाति, स्वाहा, ये सब जितने भी शब्द आ जाएं, ये दे रखे देखो नीचे, स्वाति, स्वस्ति, स्वाहा, ये शब्द अगर मिल जाए ना कहीं, तो इन समझना चतुर्थी विभक्ति है। भिक्षुक पदेन खंजनम अस्थि में कौन सी विभक्ति है? अगर किसी अंग में कोई विकार है, पैर से, आँख से काढ़ा, हाथ से मतलब हाथ से टुंटा, पैर से लंगड़ा, इस तरह से कुछ मतलब वाक्य आ जाए जहाँ कुछ कमी दिखाई जाए, तो वहाँ कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। ये नंग विकारा तृतीया विभक्ति। कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्णीय में कौन सा प्रत्यय? एनियर प्रत्यय है। राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। ये शब्द रूप धातु रूप तो आपको मतलब रट्टा मारने ही पड़ेंगे, इसके तो बिना और कोई उपाय है नहीं पढ़ने का। गमिष्यति धातु रूप के कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? गमिष्यति, पठिष्यति, ये सब क्या है? भविष्य काल। आगे देखते। विद्यालय निकषा जलाशय अस्ति, विद्यालय के समीप जलाशय है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा।
प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की है। ये चारों लेखक प्रेम सागर, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, ये जो चार थे गद्य लेखक, सबसे पहले गद्य लेखक हैं, तो इनकी चारों की रचनाएं तो एक ना एक एग्जाम में आती है। तो इसमें तो कोई मतलब ये नहीं कि इसमें तो याद करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का नाम कौन सा नहीं है? वीरगाथा काल आदिकाल का नाम, चारण काल ये भी आदिकाल का, सिद्ध सामंत काल ये भी आदिकाल, और गद्य काल ये आधुनिक काल का नाम है। देखो थोड़ा सा बता दूं इसमें, देखो ये नाम दिए आदिकाल के, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वापन काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांस्कृता ने सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ ने वीर काल, राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल, ठीक है, और ये सुमन राजे ने आधार काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। जितने इसमें लिखे हुए हैं ये अभी मैंने पढ़े, ये सब एग्जाम में पूछे हैं किसी ना किसी बार। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो हमें बताना इसमें कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। नाभादास ये भक्ति काल के हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को कहा गया है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो, और ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, और रामचंद्र शुक्ल ही इसे पूर्णतः अप्रमाणिक मानते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो कौन सी रचना आदिकाल की है? तो ये विद्यापति की पदावली ये आदिकाल की है। ये तीनों सूर सागर बीजक भ्रमा गीत ये किसके हैं? भक्तिकाल के। बीसल देव रासों के रचयिता हैं, तो बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाहल हैं। नीचे दे भी रखे, थोड़ा एक्सप्लेन करके इन्हें देख लेना, ठीक है। कभी कभी कुछ मिस्टेक भी है इनमें, लेकिन ज़्यादातर सही है। मैं अगर इन्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि 125 क्वेश्चन तो यही होते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की भाषा कौन सी है? डिंगल पिंगल है, ठीक है। और रीतिकाल की भाषा कौन सी थी? रीतिकाल की भाषा जो काव्य की भाषा वो ब्रज भाषा थी, और जो काज की भाषा थी वो फारसी भाषा थी। ऐसे ही हम भक्तिकाल में आते हैं। भक्तिकाल की जो राम काव्य की भाषा थी उसमें अवधी और ब्रज दोनों हैं, और जो कृष्ण काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और जो सूफियों की भाषा थी वो अवधी भाषा थी। आगे देखते हैं। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा है? तो वो है भक्ति काल को। ग्रेयर्सन ने कहा है भक्ति काल को, ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में। हाँ ये बता दूं, जो अभी पीछे मैंने क्वेश्चन पढ़ा है ये, कि भक्ति काल को मतलब किस स्वर्ण युग कहा है भक्ति काल को? तो ये जो ग्रेयर्सन ने कहा है, लेकिन कहीं कहीं वो श्याम सुंदर दास भी दे रखा है। तो इसलिए ना, अगर दोनों ऑप्शन में आज तक कभी ये नहीं आए, अगर ग्रेयर्सन नहीं होंगे श्याम सुंदर दास होंगे तो उस पर टिक करना, और श्याम सुंदर दास नहीं होंगे तो ग्रेयर्सन पे टिक करना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई है। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु कौन थे? ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। रामानंद जी के कितने? 12 शिष्य थे, उनमें से एक कबीरदास भी थे। संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य नाम किसने दिया है? ये दिया है राम कुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इसको? इसको कहा है ज्ञानेश्वरी शाखा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? निर्गुण शाखा। ये दोनों पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीरदास जी के बारे में कहा गया है, क्योंकि कबीरदास बिना पढ़े लिखे थे। अजगर करे न चाकरी
पंछी करे न काज किसने कहा है? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं मलूक दास की। ठीक है, ये पंक्तियाँ बहुत बार रिपीट होती हैं, बार बार ऐसी एग्जाम में। और एक पंक्तियाँ ये तुलसीदास जी की, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक है, ये तुलसीदास की पंक्तियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है? चित्रावली नहीं है। चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावती ये जायसी की रचना है। कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान थे। मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना की है मंजन ने। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि पद्मावत समासोक्ति है। और सूफियों का प्रसिद्ध जो वो था अलंकार समासोक्ति था। ठीक है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? केशवदास। और रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कहाँ मतलब अपनी उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में दिखाया है? ये क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने रखा है इन्हें भक्ति काल में। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के, और संत के कबीरदास, राम काव्य के तुलसीदास, सूफी काव्य के जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? ये थे बल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? तो पुष्टिमार्गी कवि कौन है? सूरदास हैं। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली किनकी है? ये तुलसीदास जी की रचना है। इसमें इन्होंने भ्रमर गीत का भी दिया है कि तुलसीदास जी की किस रचना में भ्रमर गीत भी मिलता है, तो वो इनकी कृष्ण गीतावली में मिलता है। गोस्वामी जी के पिता का नाम था, तो गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम। और माता का नाम हुलसी। और तुलसी जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। और किस में लिखी गई है? दोहा चौपाई में लिखी गई है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने समय में पूरी हुई? 2 वर्ष 6 माह 2 वर्ष 6 माह 26 दिन, शायद इतना ही। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन ये लिख लिया। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। और कौन से ऐसे कवि थे जिन एकमात्र कृति लिख के विख्यात हुए हैं? तो वो हैं बिहारी जी। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। द्रग ऊर्जा टूटुत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है? तो ये बिहारी का है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कौन से नहीं है? बिहारी जी नहीं है। ठीक है, बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव, ये 5 हमेशा याद रखना। ये इनमें से एक ना एक इसी तरह से आते हैं, कौन है कौन नहीं है। आगे देखते हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? ये रीति मुक्त कवि हैं। देखो रीति काल से वो रीति उसमें पूछ लिया बिहारी जी के लिए, और ये घनानंद को यहाँ पूछ लिया। और जब हमें पता होगा कि ये रीति मुक्त हैं तो कहीं भी आ जाएं तो आसानी से बता देंगे। तो इसलिए ये देख लेना कि रीति सिद्ध में कौन आते हैं, रीतिबद्ध में, और रीति मुक्त में कौन आते हैं। ज़्यादातर रीति सिद्ध में तो बिहारी जी को ही रखते हैं ये हर क्वेश्चन में। रसनिधि को भी कभी कभी पूछ लेते हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। और इसमें कितने प्रकाश हैं? क्वेश्चन पूछा गया 39 प्रकाश हैं। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सस्सई। और बिहारी सस्सई में की जो प्रमाणिक माने गए हैं 713 माने गए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लगाना, कहीं कहीं 726, 713,
716, मतलब जितने इन्होंने 2-3 बार माने हैं, अलग 719 भी माने हैं। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने किसका किया? कवि वचन सुधा का। भारतेंदु जी ने कितनी पत्रिका का संपादन किया था? 3। एक हरिचंद मैगजीन, कवि वचन सुधा, और एक बाला बोधनी, जो केवल स्त्रियों के लिए थी, बाला बोधनी पत्रिका। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? तो वो किया था जानकी मंगल में। और जानकी मंगल में नाटक किनका है? ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। और इसमें किसकी इन्होंने भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो है, क्या है? जानकी मंगल, शीतला प्रसाद। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? वो है परीक्षा गुरु उपन्यास, लाला श्रीनिवास दास जी का। और उसका समय भी पूछते हैं, 1882। द्विवेदी युग की कविता है। तो द्विवेदी युग की कविता कैसी थी? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। ठीक है, मतलब कथाओं को लेकर, पुरानी कथाओं को लेकर इस तरह से ज़्यादा लिखी गई हैं इस समय रचनाएं। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर प्रवृत्ति कैसी थी? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। और जो समस्या पूर्ति थी वो थी भारतेंदु युग की प्रवृत्ति। और प्रकृति का मानवीकरण में जो चित्रण किया गया है वो किया गया है छायावाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो वो कौन से है? साकेत। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो वो कौन सी है जिसमें ये इन्होंने उपेक्षित नारी को दिखाया है मैथिली शरण गुप्त में? तो वो है इनकी साकेत। साकेत में उर्मिला का है। और नवम सर्ग इसका जो दिखाया गया, और उसमें साकेत जो नवम सर्ग है वो उर्मिला से संबंधित है। और उसका सबसे, मतलब जो पूछते हैं ना कौन सा सर्ग सबसे, क्या कहना चाहिए, चर्चित है या क्या है, तो वह है इसका नवम सर्ग। ठीक है, और जो 10वें सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन दिखाते हैं। आगे देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो यह है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के जैसे बादल आ गया ये, और क्या कहना चाहिए, दीपक, ये 2-3 इनके प्रतीक हैं। अगर समझ में ना आए, ये ध्यान आ जाए, तब भी पहचान लेना कि महादेवी वर्मा की पंक्तियां। एक ये लाइन पूछी आती है बार बार, नारी केवल तुम श्रद्धा हो, ये भी पंक्तियाँ पूछी गई जयशंकर प्रसाद की। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये पंत जी की पंक्तियाँ ये भी पूछी गई हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, ये पंक्तियाँ हैं निराला जय की। ये पंक्तियाँ भी पूछी आ चुकी हैं। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। और ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। छायावाद की कौन थे जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी? वो थी महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? वो है रूपवाद। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं और बार बार पूछी जाती हैं। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? तो अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? तो इसमें ये ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं। ठीक है, ये विशाल भारत के भी रहे हैं और दिनमान के भी रहे हैं और प्रतीक के, तीनों के रहे हैं। इसमें सैनिक भी है। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है?
वो है हरी घास पर क्षण भर। थी ये किसकी है जो रचना, ये है अज्ञे की। और ये जो अंधायुग, कनुप्रिया और ठंडालोवा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। और कनुप्रिया में किसका वर्णन है, राधा कृष्ण का। ये पूछा गया है, शायद 2016 में पूछा है। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी गई है? तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। और इसका समय पूछते हैं, वो है 1900। हार की जीत कहानी के लेखक हैं, तो हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारतेंदु जी का नाटक कौन सा नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ये किसका है? लाला श्री निवास दास का। भारतेंदु जी के नाटक सभी देख लेना, कौन सा मौलिक है, कौन सा अनुदित है, क्योंकि इनसे पूछते हैं। और कौन सा प्रहसन है, कौन सा भाण है, कौन सा नाटक है, इस तरह से भी पूछते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं, तो आलोक पर्व निबंध किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये किस की रचना है? आवारा मसीहा। अच्छा, कभी तो इसे पूछ लेंगे किसने लिखी है आवारा मसीहा, कभी किसके जीवन से संबंधित है। ये तो एग्जाम में बहुत बार आती है। ठीक है, तो ये क्या है? जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी। और ये किसकी जीवनी है? ये है शरद चंद्र की जीवनी। ये शरद चंद्र थे बंगाल के, उनकी जीवनी है। और लिखी किसने थी? विष्णु प्रभाकर ने। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो हमें इसमें बताना जीवनी लेखक कौन सा नहीं है। वो ऑप्शन बी सही होगा, अज्ञे। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है? वो रंगभूमि। और एक पूछते हैं क्वेश्चन, रंगभूमि में कौन सा पात्र है? तो सूरदास। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक कौन है? वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका आंचलिक उपन्यास है पहला, वो है मैला आंचल। ठीक है। और उसके बाद पूछा जाता है पढ़ती परी कथा। जुलूस भी पूछा गया, लेकिन मैला आंचल और पढ़ती परी कथा ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय है? तो हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने। और कौन सा लिखा है? लक्ष्मीपुरा। और किसमें प्रकाशित हुआ था? ये भी पूछते हैं पहला, तो वो प्रकाशित हुआ था रूपाप पत्रिका में। विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाण हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो यह है रिपोर्टाज साहित्य। हमारी यात्रा के यात्रा व्रतकार ये किसकी रचना है? ये है लोचन प्रशांत पांडे की। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, तो इसके लेखक कौन है? ये हैं सत्यवती मलिक। अमिट रेखा है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा नहीं है? पथ के साथी। ठीक है। पथ के साथी क्या है? इनका संस्मरण है। और इसमें इन्होंने कितने लेखकों के बारे में वर्णन किया है? तो वो 7 लेखक थे। 7 लेखक कौन कौन से थे? ये शायद LT में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें 7 कौन से थे? प्रसाद, निराला, पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और क्या? रविंद्र ठाकुर। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, तो महादेवी का संस्मरण इसमें कौन सा नहीं है? इधर उधर की बातें। सॉरी दोस्तों, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण कौन सा नहीं है इसमें से? इधर उधर की बातें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो वो है तरुण के स्वप्न। इसका आंसर क्या होगा? तरुण के स्वप्न। आगे देखते हैं। रस की संख्या 8 किसने मानी है? रस की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि ने। और इन्होंने कौन सा रस नहीं माना है? शांत रस नहीं माना है। और रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। और इन्होंने किसको नहीं माना? इनके सूत्र में
पूछते हैं कि इन्होंने किसको नहीं माना, जैसे दे देते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग द्वारा, निष्पत्ति। ये सूत्र किसका है? भरत मुनि का है। इन्होंने स्थायी भाव को नहीं माना है। ठीक है, ऑप्शन में दे देंगे सारे चारों जो रस के भेद हैं चारों, और उन्हें दे के पूछेंगे इसमें से भरत मुनि ने किसे नहीं माना, तो उन्होंने स्थायी भाव को नहीं माना। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या है 33। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? तो जो वीर रस प्रधान रचना होती है उसमें गुण होता है ओज गुण। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नख की परछाई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में दो हैं, जैसे संयोग और वियोग। ठीक है, विद्या के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। ये पंक्तियां बहुत बार रिपीट हुई हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, चौपाई छंद कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। कौन सा विषम मात्रिक छंद है, कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? ये सब चीज़ें देख लेना, क्योंकि ये बनते हैं क्वेश्चन। तो यह है 16। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है? तो दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा। और दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं। और इसका विपरीत क्या हो गया? सोरठा। ये दोनों कैसे छंद हैं? ये है अर्ध सममात्रिक छंद है, दोहा और सोरठा। और चौपाई हमारा है सममात्रिक छंद। आगे देखते हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और जहाँ दे दें जैसे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। उन्हें दे दें ऑप्शन में, और उसमें वृत्त्यानुप्रास हो तो आप उस पर टिक लगाएंगे उसमें, क्योंकि 6 का अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और भी जैसे हैं, तो इस तरह से मतलब दें तो उसमें होगा आपका वृत्त्यानुप्रास। द्रग ऊर्जर टूटुत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति में कौन सा अलंकार है? तो यह है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में क्या? जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो। ठीक है, काम कुछ हो और बताया कुछ हो जाए। जहाँ शब्द प्रत्यय प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? यह ध्वनि का। ठीक है, अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरत, उलट कहत नवीन। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये देव कवि की हैं। को घटी ए ब्रस भानुजा बे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो ये है अर्थी व्यंजना। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो शब्द शक्ति की मतलब सबसे पहले जब हम बोलते हैं सीधे सीधे किसी बात को कहते हैं तो कौन सी शब्द शक्ति आती है? एकदम से सीधी बात समझ में आ रही तो वो हमारी क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। और शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सोर्स यानी अपभ्रंश से। एक बार ये देख लेना, ये नहीं तो मैंने भी हिंदी भाषा की बोलियां और उपबोलियां डाला है। ठीक है, उन्हें देख लेना, नहीं तो आपके पास जो बुक हो उससे देख लेना। बोलियों से इनसे आता है, ज़्यादा डीपली नहीं आता, लेकिन हमेशा 3 बोली जैसे मतलब 3 बोली तो दे देंगे पश्चिमी की और एक दे देंगे अवधि की। उसमें से पूछेंगे कौन सी पश्चिमी की बोली नहीं है, इसमें से कौन सी अवधि की बोली नहीं है। ठीक है,
और किस बोली को मतलब कोरबी कहते हैं या बांगरू किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पश्चिमी की बोलियां हैं, पश्चिमी की बोलियां दे रखी हैं 5। ठीक है, खड़ी बोली का नाम क्या है दूसरा, कोरबी। तो इसमें पूछ लेंगे कोरबी किसका नाम है, ब्रज, हरियाणा, बुंदेली और कन्नौजी। और बांगरू किसका नाम है, हरियाणवी का। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी राजस्थानी की बोली हैं, ये पश्चिमी राजस्थानी की है मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी की है जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी की मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी की क्या है, मालवी। और पहाड़ी हिंदी की क्या है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली और गुजराती की हिंदी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, स्वयंभू है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, देवनागरी लिपि में कितनी है स्वर, वो हैं 11 हैं। अगर पूरे वर्ण पूछे जाएं तो कितने हैं, 52। कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 देवनागरी लिपि में। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और कितने भागों में बांटा गया व्यंजनों को, 3। ठीक है, वर्णमाला तो पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि वर्णमाला से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठो आप, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। देखो अभी मैं वही बात ये वही चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, 2 दे देंगे, 1 दे देंगे, इस तरह से बस तुम 1-2 बार देख लोगे तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी नहीं गलत होगा। ये है बंगेली, ये किसकी है, बंगेली जो है ये पूर्वी हिंदी की है। अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, तीनों पूर्वी हिंदी की। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, तो राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है इसमें से, ये है बुंदेली। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये किसकी, पश्चिमी हिंदी की। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, तो वो है पद्वरी। ये है पदरी, मतलब कहीं तो पद्वती लिखा रहता है, कहीं लिखा है पद्वरी, तो इसमें से जो भी आए। और इसमें वैसे इसका जो एक छंद दे रखा था दोहा, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है दोहा, इसमें तो ये दिया। अरे एक बार और एग्जाम में आया तो दोहा दे रखा था, अगर दोहा है तो आप दोहे पे भी लगाना। ठीक है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, तो ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है, वो है आनंदवर्धन। ध्वनि काव्य से आत्मा। आगे देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है, तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, अभिनव गुप्त को। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, कन्नौजी जो हिंदी की किस उपभाषा की बोली है जो कन्नौजी है, तो वो किसकी है, वो पश्चिमी हिंदी की। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये किसकी, पश्चिमी हिंदी की है। अगर पूछें उपबोलियाँ कितनी हैं, 5 है, और बोलियाँ कितनी हैं, 17 ऑप्शन में आए 17, नहीं तो 18 लगाना। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ ध्वनि कौन सी होती है हमारी, या, रा, ला, बा, तो इसमें कौन सा है, बा नहीं है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार है, तो वो क्या है, दंत्य। आगे देखते हैं। खेती किस शब्द का तद्भव रूप है, तो खेती किस शब्द का तद्भव रूप है, वो है कृषि का। आगे देखते हैं। डंडा शब्द है, तो डंडा शब्द कैसा है, ये तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा, दंड। सूर्य उदय का संधि विच्छेद है, तो सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, तो क्या होगा, सूर्य धन उदय, सूर्य उदय। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। आगे देखते हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या, रा, ला, बा में होता है, तो किस में होता है, यण संधि में।
नायक का सही संधि विच्छेद होगा, तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अक, नायक। तो इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि। ठीक है, ये हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आज के। और ठीक है, इसी तरह से 2-3 एग्जाम पेपर रह गए हैं, वो करने के बाद सोच रही हूँ पहले उन्हें करा दूँ, क्योंकि ये सारे एग्जाम पेपर आप बैठ के भी नहीं सुनोगे ना, चलते फिरते भी सुन लोगे ना, तब भी बहुत हेल्प मिलेगी इन्हें। ठीक है, और कहीं मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कोई मेरे सामने तो होता नहीं बोलते समय, मैं अपने आप ही तो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्लास में पढ़ाते हैं तो सब होते हैं कुछ, और इसमें बोलने में और क्लास में पढ़ाने में बहुत अंतर होता है उस चीज़ का। ठीक है, और एक वीडियो मैंने सबसे पहले डाली थी जो है शायद टीजीटी की है, जिसमें कमेंट भी आते हैं, तो कमेंट करते समय इतना तो देख लो, क्योंकि एक टीचर हो तुम, किस वे में कमेंट करते हो। ठीक है, मेरा नहीं है इसमें कोई नुकसान, आप कमेंट करते हो तो मैं इस पर कोई असर नहीं आएगा, आप लिख रहे हो तो वो आपकी छवि का पता चलता कि आप कैसे अध्यापक बनने वाले हो, जो ऐसे कमेंट करते हो। मैंने बनाई, वो जब वीडियो डाली थी, पोस्ट की थी, वो सही थी, लेकिन वो बाद में चलते समय कुछ मिस्टेक हो रही है उसमें। ठीक है, और इसमें कहीं भी कोई परेशानी है, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।